पिंटू जी हैं जो लंबे समय से भाजपा को कवरेज करते आए हुए हैं। आपने अवलोकन किया है जो लिस्ट आई है और अब तक जितनी भी लिस्ट आ चुकी हैं लगभग कुछ नाम शेष रह गए हैं कुछ विधानसभाओं पे 18। क्या आपका अवलोकन रहा? देखिए, इस पूरी सूची की बात की जाए, अगर बीजेपी की जब फर्स्ट लिस्ट आती है तो काफ़ी चौंकाने वाले नाम होते हैं। सांसद चुनाव लड़ते हैं और कई नए चेहरों पे दाव खेला जाता है और कद्दावर नेताओं के टिकट काटे जाते हैं। दूसरी लिस्ट आती है, मौजूदा विधायकों को और पूर्व प्रत्याशियों की भरमार होती है, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। इस बार भी ऐसा ही है। इस पूरी लिस्ट में हम नज़र डालोगे तो बहुत ज़्यादा नए चेहरे नहीं हैं। कुछ एक नए चेहरों को छोड़कर वही पार्टी के पुराने प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक हैं। अगर इस लिस्ट में नज़र डालें तो कोई किसी का टिकट कटा नहीं है मौजूदा विधायक है, कैलाश मेघवाल को छोड़कर। कैलाश मेघवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, नाराजगी जाहिर की और पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो संभवतः टिकट कटना था, पहले से स्पष्ट है। लेकिन अभी भी कुछ चेहरे ऐसे चेहरे हैं जिन पर अभी भी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, उनके टिकट का नामों का ऐलान नहीं हुआ। अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी, पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की टिकट क्लियर नहीं हुई है। 18 सीटें बच गई है। 18 सीटों पर जिन नामों का ऐलान होना है वो कद्दावर नाम है। प्रहलाद गुंजर, हाड़ौती पर आप नजर डालोगे तो लगभग सीटें क्लियर हो गई है। रामगंज मंडी से, केशवराय पाटन से, सब जगह अधिकतर हाड़ौती की सीटें क्लियर हो चुकी। लेकिन प्रहलाद गुंजर जो बड़ा नाम है, वसुंधरा राज्य के समर्थक कहे जाते हैं, उनको टिकट अभी तक नहीं मिला है। कोटा उत्तर से बात की जा रही है। अशोक परनामी, लेकिन राज्य समर्थकों को टिकट मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने की स्थिति हो। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक रहे, कई बार मेयर रहे जयपुर के, और अरुण चतुर्वेदी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी तक उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने एक चेहरा यहाँ पर जो चौंकाने वाला, जिसका नाम का ऐलान हुआ जयपुर की बात की जाए, बाल मुकुंदाचार्य, जो हाथोज बालाजी धाम के महंत हैं, आचार्य हैं। बीजेपी प्रदेश स्तर में जिस तरीके से सेकंड रो तैयार करी, बड़े नेता तैयार हुए, 2014 के बाद जो चेहरे आए वो आज पार्टी के प्रमुख चेहरे बन गए। लेकिन जयपुर बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी यहाँ लगातार कमल खिलाती थी। लेकिन इस बार बीजेपी में यहाँ पर नेताओं का टोटा रहा। ऐसे बड़े चेहरे तैयार नहीं हो पाए जो बीजेपी की खासियत होती थी कि आक्रामक और ऐसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फायर ब्रांड नेता बीजेपी तैयार करती है। लेकिन जयपुर जैसे गढ़ में नए नेता तैयार नहीं हुए। कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास से एक बड़ा नेता वर्कर सामने आए जो बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। महेश जोशी, रफीक खान पिछले 5 साल में इतने अपने आप को मजबूत करे कि कहीं ना कहीं उनका प्रदेश स्तर में नाम। ऐसी स्थिति में बीजेपी जयपुर में नेता पैदा नहीं कर पाई। यही कारण था कि बाल मुकुंदाचार्य पर दाव खेला गया और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसका दाव यहां पर खेला, ताकि आसपास की जो सीटें हैं, किशन पोल है, आदर्श नगर है, सिविल लाइंस पर, इन पर इफेक्ट किया जाए। और लेकिन बाल मुकुंदाचार्य एक अलग तरह का चेहरा है। मनोज, अगर हो सके तो आप सवाल पूछिए। बाबा बालकनाथ एक अलग तरह का चेहरा है और बाल मुकुंदाचार्य एक अलग तरह का चेहरा है। स्वप्निल, सवाल को दोहराइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ बालकनाथ को भी उतारा गया, वो एक अलग तरह का चेहरा है, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जुदा कैरेक्टर, जुदा नेचर का चेहरा है। देखो, स्टूडियो सवाल आया है, सहयोगी स्वप्निल पूछ रहे हैं। बालकनाथ एक अलग चेहरा है और जो दूसरा चेहरा है उनका एक अलग तरीका है, तो दोनों को उतारा गया है, समानता नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाल मुकुंदाचार्य की अगर आप शैली देखोगे, वर्किंग स्टाइल देखोगे, बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा नहीं है पॉलिटिक्स में। Exactly. वो मेहनत के तौर पर जयपुर में उनको लोग जानते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से जो उनकी सक्रियता है, सिटी में 4 दीवारी में जो उन्होंने राजनीति की और खासतौर पर मंदिरों का मुद्दा उन्होंने उठाया। अभी जो एक आपको पता होगा, एक युवक की हत्या हुई थी और जयपुर शहर बंद रहा था, तो उसमें एक प्रमुख चेहरे के तौर पर वो नजर आए। और कई मामले अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे मंदिर के इश्यू उठा रहे हैं, मंदिरों के मुद्दे उठाकर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उसी तरफ लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ लेके जा रहे हैं। और क्योंकि शहर में, जयपुर शहर में जो जयपुर के गढ़ था, वहां पर कांग्रेस लगातार स्टेब्लिश हो रही है, मजबूत हो रही है। सिविल लाइंस में प्रताप सिंह खाचरियावास मजबूत हो रहे हैं, आदर्श नगर में रफीक खान, किशनपोल में अमीन कागजी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन था नहीं। बीजेपी एक तरफ अपनी गुटबाजी से जूझ रही थी, जो वसुंधरा राज्य के समर्थक नेता उनको साइडलाइन करना चाहती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस से लड़ना है। दोहरी चुनौती बीजेपी के सामने। ऐसे नेता, हालांकि उनकी वो अंदरूनी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, लेकिन वो जिस प्रकार, लेकिन अंदरूनी पॉलिटिक्स के बाद भी अगर हम देखते हैं तो वसुंधरा राजे समर्थकों को ठीक ठाक स्थान मिला है ना। इस लिस्ट में भी तो दिख रहा है ठीक ठाक स्थान मिला है। पिंटू जो कह रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें। स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी स्वप्निल पूछ रहे हैं कि जो गुटबाजी दिख रही है, लेकिन इसमें भी जो वसुंधरा के समर्थक हैं उनको वरीयता दी गई है, टिकट दी गई है।
देखिए निश्चित तौर पर वसुंधरा राज्य की जो फर्स्ट जब लिस्ट आई तो ऐसा लग रहा था कि इस बार आलाकमान बहुत कुछ बड़े बदलाव राजस्थान में करने वाला है, लेकिन वो पहली सूची के बाद ही उस पर विराम लग गया। उसके बाद में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। इस पूरे 182 लिस्ट में आप नाम देखोगे तो करीब 40 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो नए हों, जो सांसद, इन सब मिलाकर 30 से ज़्यादा ऐसे चेहरे नहीं होंगे जो नए सीधे तौर पर आए। बाकी वही चेहरे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, चुनाव हार गए थे, उन्हीं चेहरों पर दाव खेला गया था। इसी लिस्ट में हमने आपको कई बार बताया है कि इसमें कुछ चेहरे नए चेहरे हैं, जैसे कि जय आहूजा है। जय आहूजा ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं और वो वहाँ पर भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वो करते हैं। मेवात का इलाका है और वहाँ पर साफिया जुबैर अभी विधायक, उनके पति जुबैर खान को वहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। ज्ञानदेव आहूजा वहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हीं चेहरों पर दाव खेलती हुई नजर आ रही है, ताकि क्योंकि नए चेहरों से गुटबाजी होती है। फर्स्ट लिस्ट की आप बात करोगे तो फर्स्ट लिस्ट में गुटबाजी ज्यादा है। जहाँ तक बात की जाए, पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 7 सांसद भी शामिल थे और अधिकतर वो सीटें थी जिन पर भाजपा हारी थी और उन सीटों पर भाजपा ने पहले घोषणा कर दी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन वो जो कमजोर सीटें थी, हमने पहले भी बात की थी, जो 41 जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी उनमें बीजेपी 2 ही सीटें जीत पाई थी। एक सीट को वापस उपचुनाव में मंडावा में हार गई थी, तो उन पर विशेष फोकस था, यही कारण था उसमें देखने को मिला। उसके बाद लगभग वही पुराने नाम जो चुनाव लड़ते आए हैं, जो मौजूदा विधायक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? 18 सीटों को होल्ड करना और बाकी सीटों पर नामों का ऐलान कर देना, इसमें स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? स्टूडियो सवाल आया है, सहयोगी स्वप्निल पूछ रहे हैं कि अब जो 18 सीटें होल्ड कर दी गई हैं उसके लिए क्या भाजपा की रणनीति रहेगी? 18 सीटों में से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोटा उत्तर प्रहलाद गुंजल बड़ा नाम है, विधायक रह चुके हैं, उनकी सीट को यहाँ पर होल्ड किया गया है, जो कई बार विधायक भी रहे और अपनी बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, बड़े नेता हैं, बावजूद उनका टिकट रोका गया। हाड़ौती की सभी सीटें क्लियर हो गई। आखिर क्यों रोका गया? क्या वसुंधरा राज्य के करीबी है इसलिए रोका गया, या फिर और कोई रणनीति है क्योंकि अभी तक शांति धारीवाल को वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया गया? दूसरा, अरुण चतुर्वेदी की सिविल लाइन्स विधानसभा सीट, यहाँ पर इसको होल्ड किया गया। कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही है क्योंकि सिविल लाइन्स काफी टफ सीट है, ऐसी स्थिति में कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरुण चतुर्वेदी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, संघनिष्ठ माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अरुण चतुर्वेदी को किस प्रकार से मनाया जाए, क्या लोकसभा का आश्वासन दिया जाए और कोई फ्रेश चेहरा यहाँ पे लाया जाए, उसको यहाँ पर रोका गया। किशनपोल सीट से कई दावेदार हो चुके हैं, किशनपोल सीट को यहाँ पे रोका गया। बाड़मेर की बात की जाए, शिव सीट को रोका गया है। हाल ही में रविंद्र सिंह बाटी ने बीजेपी ज्वाइन किए, उस सीट को यहाँ पर रोका है। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जिन पर साफुरा की बात की जाए, साफुरा जो जयपुर की साफुरा सीट है, राव राजेंद्र यहाँ से विधायक रहे, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, उस सीट को यहाँ पर होल्ड किया गया है। क्या राव राजेंद्र पर दाव खेला जाएगा या फिर शाहपुरा से? तो एक ब्रेकिंग मनोज आप ही दे चुके हैं। बिल्कुल पिंटू, जहाँ तक बात की जाए, बात सामने ये आ रही थी कि शाहपुरा में जो आलोक बेनीवाल है वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं और अगर वो भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो लगभग उनका टिकट तय है। देखिए शाहपुरा में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं जाट समाज के, उसके बाद में यादव समाज के आते हैं, लेकिन राव राजेंद्र वहां पर काफी पॉपुलर रहे, वहां से विधायक रहे और कई बार वो वहां से चुनाव भी जीते। लेकिन पिछली बार काफी बीजेपी फिसड़ गई थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई थी। पहले नंबर पर जो चुनाव जीत कर आए निर्दलीय आलोक बेनीवाल, दूसरे नंबर पर मनीष यादव आए। अब राव राजेंद्र की ये चर्चाएं थी कि राव राजेंद्र को विराटनगर शिफ्ट किया जा सकता है, विराटनगर में राजपूतों के अच्छे वोटर हैं और विराटनगर से विधायक भी रहे राव राजेंद्र। लेकिन जब अब कुलदीप धनखड़ का वहां टिकट क्लियर हो गया है, ऐसी स्थिति में अब वो संभावना खत्म हो जाती है। तो क्या राव राजेंद्र को शाहपुरा से टिकट मिलेगा? और अगर आलोक बेनीवाल को टिकट मिलता है, मनीष यादव की भी चर्चा चली थी कि मनीष यादव मूलतः बीजेपी विचारधारा से हैं, वो एबीवीपी से रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उनकी वापसी हो सकती है। तो अब संभावना खत्म हो रही है। अब तो राव राजेंद्र को सिर्फ शाहपुरा से ही चुनाव लड़ाया जा सकता है और शाहपुरा में उनकी जगह किसी जाट कैंडिडेट को लाया जाता है तो ये तय मानकर चलिए कि फिर राव राजेंद्र को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी आश्वासन पर मनोज कई जगहों पर कई ऐसी सीटों पर शिफ्टिंग करने की भी कोशिशें की गई थी कि किसी जहां पर मौजूदा कई ऐसे नाम है या फिर पहले जो हारे हुए हैं उन्हें दूसरी सीट पे दिया जाए, ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी है। बात की जा रही है, पिंटू से पूछे कि कोटा की जो रामगंज मंडी है उससे मदन दिलावर को शिफ्टिंग के जो कयास लगाए गए थे लेकिन वो साबित नहीं हो पाए कामयाब, उन्हें रामगंज मंडी से एक बार फिर टिकट मिला है। बिल्कुल पिंटू, सवाल स्टूडियो से आया है, सहयोगी छवि पूछ रही हैं। रामगंज मंडी से जो कोटा संभाग में, कोटा जिले ही अब में आते आई है, वहाँ पर मदन दिलावर को शिफ्टिंग करने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया भाजपा का। देखिए मदन दिलावर बीजेपी के फायरब्रांड लीडर है। देखिए हमारे साथ अभी डीडवाना से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह जोधा
और पिछली बार भी उनको कैंडिडेट बनाया था, पार्टी ने फिर से विश्वास जताया। उनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी,